हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग एफएम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और उसका क्या काम होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है। जो एक्सवाइजेड कंपनी है उसने एबीसी कंपनी से 50,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट के ऊपर बाय किए हैं और एक्सवाइजेड कंपनी ने कहा है कि इन गुड्स की जो पेमेंट है वो 3 महीनों के बाद जो है वो करेंगे। अब एबीसी कंपनी ने यहाँ पर सोचा कि अगर वो क्रेडिट के ऊपर सामान जो है वो एक्सवाइजेड कंपनी को सेल करते हैं तो यहाँ पर रिस्क है कि हो सकता है कि जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो 3 महीनों के बाद जो पेमेंट है वो ना करे और एबीसी कंपनी को लॉस हो जाए। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए एबीसी कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर उसने एक रिटर्न ऑर्डर दिया एक्सवाइजेड कंपनी को कि आपने हमसे 50,000 की जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पे बाय किए हैं, इसीलिए आपने हमें 3 महीनों के बाद 50,000 पे जो है वो पे करने हैं। और ये डॉक्यूमेंट भेज दिया एक्सवाइजेड कंपनी के पास कि आप इसे इसके ऊपर साइन कीजिए और इसे एक्सेप्ट कर दिए ताकि हमारे पास एक रिटर्न प्रूफ हो। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने ऐसा ही किया, उसने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया और एबीसी कंपनी को दे दिया। अब एबीसी कंपनी ने इसको एज अ प्रूफ अपने पास जो है वो संभाल के रखा ताकि अगर बाई चांस एक्सवाइजेड कंपनी डिफॉल्ट करती है, यानी कि वो गुड्स की पेमेंट नहीं करते 3 महीनों के बाद, तो वो इसे कोर्ट में पेश करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर पाए। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटर्न स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑर्डर करती है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज जो है वो होती है। पहली पार्टी होती है ड्रॉयर। ड्रॉयर वो पार्टी होती है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, यानी कि ड्रॉ करता है। तो इस एग्जांपल के अंदर जो एबीसी कंपनी है वो आपका ड्रॉयर कहलाएगा। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। ड्रॉई वो बंदा होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया जाता है, यानी कि जिसको यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी होती है। तो इस एग्जांपल के अंदर जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो आपका ड्रॉई कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्टी होती है पे। पे वो बंदा होता है जिसे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो मिलनी होती है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो एबीसी है कंपनी है वही यहाँ पर पे जो है वो कहलाएगी, यानी कि इसी को यहाँ पर 3 महीने के बाद जो पैसा है वो मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर 3 पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो आई होप आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग और उसकी पार्टीज जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई मीनिंग में डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी ड्रॉयर दूसरी पार्टी ड्रॉई को ऑर्डर करता है कि एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी जो है उसे फ्यूचर डेट के ऊपर या फिर पेई जब डिमांड करे उसे पेई को जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट होता है यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का। ओके, अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के यहाँ पर फीचर्स क्या होते हैं? पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है। मतलब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को ना रिटर्न में ही सिर्फ ड्रॉ जो है वो कर सकते हो, आप ऑनली बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ नहीं कर सकते। साथ के साथ जो ऑर्डर दिया जाता है ना पेमेंट करने का, वो अनकंडीशनल होता है, यानी कि जो ड्रॉई है वो ऑर्डर को मानने के लिए कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं रख सकता। बिना किसी कंडीशन के उसे ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, यानी कि अगर ड्रॉयर ने बोला है 50,000 पे पे को पे करिए 3 महीनों के बाद, तो वो उसे पे करने ही पड़ेंगे, वो कोई कंडीशन जो है वो नहीं रख सकता है। ठीक है, साथ के साथ जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अमाउंट, यानी कि कितनी यहाँ पर पेमेंट करनी है, साथ के साथ पेमेंट किस डेट के ऊपर करनी है उसको जो है वो बताता है, यानी कि उसके अंदर पहले से ही लिखा होता है कि कितनी अमाउंट कितनी डेट के ऊपर जो है वो पे करनी है। ठीक है, अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है या तो डिमांड के ऊपर पेबल होता है या फिर जब फिक्स्ड पीरियड दिया होता है, जैसे 3 महीनों का पीरियड अगर दिया है तो वो जब एक्सपायर हो जाता है तब यहाँ पर जो है वो पेबल होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है ड्रॉई के द्वारा बाय साइनिंग ऑन इट, यानी कि वो साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट एंड मेच्योरिटी डेट की। अब ये ड्यू डेट एंड मेच्योरिटी डेट क्या होता है? अगर हम ड्यू डेट की पहले बात करें तो देखो, जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट की जानी होती है वो आपका ड्यू डेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए कि जो टाइम पीरियड है वो है 3 महीने। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था 1 अप्रैल को। तो अगर आप 1 अप्रैल से काउंट करिए तो 3 महीने कितने होते हैं? 1 मई, 1 जून और 1 जुलाई। तो 1 जुलाई आपका क्या है? ये आपका ड्यू डेट है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो करनी है। जैसे 3 महीनों का टाइम पीरियड दिया है तो 3 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, तो जब एक्सपायर हुए तब यहाँ पर पेमेंट की जाएगी, तो ये आपका ड्यू डेट होता है। उसके बाद ना
जो ड्यू डेट होता है उसके बाद भी ड्रॉई को 3 एक्स्ट्रा डेज जो है वो दिए जाते हैं। जैसे अगर ड्यू डेट 1 जुलाई है तो उसमें 3 दिन और जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे ताकि उसको थोड़ा और टाइम मिल सके यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। और उसके बाद जो डेट निकल कर आती है वो आपका मेच्योरिटी डेट जो है वो कहता है। जैसे 1 जुलाई के अंदर अगर आप 3 दिन ऐड कर दो तो 4 जुलाई आपका जो है वो आपका मेच्योरिटी डेट होगा। और मेच्योरिटी डेट वो डेट होती है जहां पर एक्चुअली में पेमेंट जो है वो की जानी होती है। कंफ्यूज नहीं आना आपको। ड्यू डेट वो डेट है जिस दिन पेमेंट की जानी है, ठीक है। और मेच्योरिटी डेट वो डेट है जिस दिन एक्चुअली में पेमेंट की जाती है। दोनों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पेमेंट करने के लिए 3 एक्स्ट्रा डेज जो है वो दे दिए जाते हैं ड्रॉई को। तो आई होप आपको ये जो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर कितनी टाइप्स के होते हैं? पहली जो हमारी टाइप है वो है ट्रेड बिल। क्या है आपके यहाँ पर? ट्रेड बिल। देखो, ट्रेड बिल एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे यहाँ पर एक ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एबीसी कंपनी और यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने एबीसी कंपनी से 50,000 के जो गुड्स है वो क्रेडिट के ऊपर जो है वो बाय किए। तो इनके बीच में एक ट्रेड हुआ है और इस ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए एबीसी कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है और एक्सवाइजेड कंपनी ने यहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो आपका एक ट्रेड बिल जो है वो कहलाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? देखो, अकोमोडेशन बिल किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ या एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बल्कि म्यूचुअल हेल्प के लिए ड्रॉ और एक्सेप्ट जो है वो किया जाता है, एक दूसरे की मदद करने के लिए। कैसे? तो एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाता हूँ। तो मान के चलिए दो फ्रेंड हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों को ही 20-20 हजार रुपए की जो है वो जरूरत है, ठीक है। तो ए ने क्या किया? एक बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपए का ड्रॉ किया, बी ने उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। ए ने फिर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जाकर बैंक से जो है वो डिस्काउंट करवा लिया। मान के चलिए बैंक से उसे इमीडिएटली बेसिस पे 40,000 रुपए जो है वो मिल गए हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टाइम पीरियड है वो 3 महीनों का है, ठीक है। तो 40,000 रुपए में से 20,000 रुपए ए ने रख लिए, 20,000 रुपए जो है वो बी ने रख लिया, ठीक है। आपस में बांट लिए ताकि उनकी जो पैसों की नीड्स थी वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे 3 महीने पूरे हो गए तो ए बी ने जो है वो 50,000 रुपए बैंक को पे कर दिए, जिसमें से 25,000 रुपए जो है वो ए ने पे किए थे और 25,000 रुपए बी ने किए थे। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आपका अकोमोडेशन बिल कहलाएगा। यहाँ पर कोई भी ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जा रहा है और एक्सेप्ट किया जा रहा है। फिर आता है आपका यहाँ पर बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट क्या होता है? देखो, बिल आफ्टर डेट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और मेच्योरिटी डेट है वो उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन उसे ड्रॉ किया गया हो। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक यहाँ पर एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है। तो जो एक्सवाइजेड कंपनी है उसने यहाँ पर 50,000 की गुड जो है वो एबीसी कंपनी से क्रेडिट के ऊपर बाई की है और एबीसी कंपनी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 1 अप्रैल को और एक्सवाइजेड कंपनी ने उसे 1 मई को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हम जो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट है वो 1 अप्रैल से जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे अगर 3 महीनों का टाइम पीरियड है तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई आपका यहाँ पर क्या होगा? ड्यू डेट हो गया। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आपका बिल आफ्टर डेट कहलाता है। मतलब कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी जो ड्यू डेट और मेच्योरिटी डेट है उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन उसे ड्रॉ किया जाता है ड्रॉयर के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर ना 3 दिन, जो एक्स्ट्रा 3 दिन होते हैं ना, ग्रेस डेज होते हैं, वो अलाउ होते हैं, यानी कि उसे हमें ऐड जो है वो करना होता है। फिर आता है आपका यहाँ पर बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट यहाँ पर क्या होता है? देखो, बिल आफ्टर साइट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और मेच्योरिटी डेट है उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन से ड्रॉई ने उसे एक्सेप्ट किया होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वही सेम एग्जाम्पल एबीसी और एक्सवाइजेड कंपनी की। एबीसी कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया 1 अप्रैल को और एक्सवाइजेड कंपनी ने उसे एक्सेप्ट किया 1 मई को, ठीक है। तो हम जो ड्यू डेट है वो 1 मई से जो है वो कैलकुलेट करें जिस दिन इसे ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो ये आपका बिल आफ्टर साइट जो है वो कहलाएगा और इसके अंदर भी आपको 3 एक्स्ट्रा डेज जो है वो मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर बिल एट साइट। बिल एट साइट क्या होता है? देखो, बिल एट साइट के अंदर पेमेंट की कोई भी डेट मेंशन नहीं होती, ये डिमांड के ऊपर रिपेबल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पे बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर ड्रॉय के पास गया और कहा कि मुझे पेमेंट कीजिए, तो यहाँ पर इसकी पेमेंट जो है वो की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा भी है कि ड्यू डेट और टाइम ऑफ डेट यहाँ पर मेंशन नहीं होता है, ये पेबल होता है डिमांड और एट साइट के ऊपर। और ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको पेमेंट करने के लिए 3 एक्स्ट्रा दिन जो है वो नहीं मिलेंगे, यानी कि जैसे ड्रॉय के सामने बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट कर दिया गया है तो ड्रॉय को उसी वक्त जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी पे को,
ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर यूज की जाती है, पूरे प्रोसेस के अंदर यूज की जाती है, तो उसको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला आता है आपका यहाँ पर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है? देखो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है कि आपके पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको मेच्योरिटी से पहले कैश में कन्वर्ट कर लीजिए एक डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। कैसे? एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी, ठीक है। एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो है 3 महीनों, यानी कि इसकी जो पेमेंट है एक्सवाइजेड कंपनी 3 महीनों के बाद जो है वो करेगा। अब ये जो एबीसी कंपनी, इसके पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, पर ना इसे जो पेमेंट है वो अभी चाहिए, इसे पेमेंट अभी चाहिए मेच्योरिटी से पहले, क्योंकि इसे पैसों की जरूरत है। तो इसने क्या किया, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेल कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 50,000 रुपए का है मान के चलिए, तो बैंक ने अपने कुछ चार्जेस जैसे 10,000 रुपए चार्जेस डिडक्ट किए और इमीडिएटली बेसिस पे 40,000 रुपए एबीसी कंपनी को जो है वो दे दिए, ताकि इसकी जो इमीडिएट फंड्स की नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, वो 3 महीनों तक वेट करेगा और जैसे 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो ये जाकर एक्सवाइजेड कंपनी से पूरे 50,000 रुपए जो है वो रिकवर कर लेगा, जिसमें से 10,000 रुपए उसका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसी को हम डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल जो है वो कहते हैं। आप देख सकते हो कि एबीसी कंपनी ने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक डिस्काउंट प्राइस पे इमीडिएटली बेसिस पे कैश में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, और जो डिस्काउंट प्राइस है वो है आपका यहाँ पर 40,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखोगे डेफिनेशन, देखो ये एक प्रोसेस है जहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक फंड्स प्रोवाइड करती है होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज को मेच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है। जो होल्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो एग्री करता है कि वो जो बिल की अमाउंट है उसको डिस्काउंट कर कर जो है वो लेगा, मतलब कि पूरे के पूरे पैसे उसे नहीं मिलेंगे, कुछ अमाउंट जो है वो बैंक डिडक्ट जो है वो करेगा, ठीक है। और एंड में जाकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फुल अमाउंट जो है वो ड्रॉई से जाकर जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं ड्यू डेट के ऊपर। फिर आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या होता है? देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अंदर एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर होता है वो अपने बैंक को एक ऑर्डर देता है कि जब इसकी ड्यू डेट आएगी ना तो आप जाकर इसकी पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर लेना ड्रॉई से और मुझे पैसे दे देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान के चलिए एबीसी कंपनी थी, ठीक है, इसके पास यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज था और इसकी जो पेमेंट थी वो 3 महीनों के बाद जो है वो करनी थी। अब एबीसी कंपनी बहुत बिजी रहती है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ड्रॉय के पास जाए और पैसा कलेक्ट करे, तो इसने अपने बैंक, मान के चले एक्सवाइजेड बैंक, उसको एक रिटर्न ऑर्डर दिया कि भाई देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज रखो, 3 महीनों के बाद इसकी ड्यू डेट है, 3 महीनों के बाद जाओ ड्रॉय के पास जाओ, पैसा कलेक्ट करो और मुझे पे कर दो पैसा, बदले में मैं आपको एक फीस जो है वो पे कर दूंगा। तो ये आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है। और डिफरेंस क्या है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में? तो देखो, जब आप डिस्काउंट करवा रहे हो तो आप एक तरीके से सेल कर रहे हो बैंक को, पर यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है, आप सिर्फ बैंक को रखने के लिए दे रहे हो और कह रहे हो कि जब पेमेंट कलेक्ट करो और मुझे यहाँ पर दे दो, आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं इसमें है, मैं आपको अलग से फीस जो है वो पे कर दूंगा जो कि नॉर्मली कम होती है। उसके बाद है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल क्या होता है? जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि जो राइट था ना पेमेंट रिसीव करने का वो किसी दूसरी पार्टी को दे देता है, तो वो आपका एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल जो है वो कहलाता है। जैसे अगर आप मान के चलिए कि एक यहाँ पर एबीसी कंपनी थी, ठीक है, उसके पास 50,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज था और ये पे ही था, इसके पास राइट था कि वो इसके अंदर जो भी मेंशन अमाउंट है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर उसे ड्यू डेट के ऊपर जो है वो रिसीव कर लेगा ड्रॉई से, कलेक्ट कर लेगा ड्रॉई से। अब एक एक्सवाइजेड कंपनी है जिसने एबीसी कंपनी से 50,000 रुपए जो है वो लेने थे, तो एबीसी कंपनी ने कहा देखो मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, आप एक काम कीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज रख लीजिए, मैं आपको ये ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, आप जाकर 3 महीनों के बाद जो है वो ड्रॉई से पेमेंट जो है वो ले लेना। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने कहा ठीक है, आप मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दीजिए। तो एबीसी कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ट्रांसफर कर दिया एक्सवाइजेड कंपनी को, यानी कि अब से ड्रॉई से पैसा कलेक्ट करने का जो राइट है वो किसके पास है? एक्सवाइजेड कंपनी के पास है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो ये आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कहलाएगा, ठीक है। अब जिस पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास राइट होता है पेमेंट को रिसीव करने का। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती है, ड्रॉयर, ड्रॉइड और पेई। तो देखो नॉर्मल केसेस के अंदर जो पेई होता है, जो ड्रॉयर होता है, वो एक ही पार्टी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि जो एबीसी कंपनी थी वही ड्रॉयर थी और वही पेई, वही ड्रॉयर था और वही यहाँ पर
पेई भी था, ठीक है। पर जब एंडोर्समेंट हो जाती है तो पेई जो है वो एक थर्ड पार्टी जो है वो बन जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एंडोर्समेंट कर दी गई है तो एक्सवाइजेड कंपनी एक थर्ड पार्टी है जो कि यहाँ पर पेई जो है वो बन चुकी है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब है जब जो ड्रॉई है वो ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट करने से मना कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है। जैसे एबीसी कंपनी और एक्सपेडिट कंपनी के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। एक्सपेडिट कंपनी ने बोला था कि 3 महीनों के बाद मैं पेमेंट जो है वो कर दूंगा। जब ये 3 महीने बाद एक्सपेडिट कंपनी के पास पहुंचा तो एक्सपेडिट कंपनी ने पेमेंट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। तो ये आपका कहलाता है डिसऑनर ऑफ अ बिल। उसके बाद आता है नोटिंग ऑफ बिल। नोटिंग ऑफ बिल क्या होता है? देखो जब डिसऑनर हो जाता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो आपका ड्रॉयर है यानी कि जो पेई है वो बेसिकली क्या करता है, वो कोर्ट के अंदर केस फाइल करता है, ठीक है। और केस फाइल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास रिटर्न में ये होना चाहिए कि जो ड्रॉई है उसने आपको पेमेंट करने से जो है वो मना किया। क्योंकि हो सकता है ना कि उसने ड्रॉई ने बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, जब कोर्ट में केस चला तो वो मुकर गया कि नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने तो कहा था पेमेंट ले लीजिए, ये मेरे पास नहीं आया था। तो इस चीज से बचने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज की नोटिंग करवाई जाती है। तो जो नोटरी पब्लिक है ना उसके पास जाया जाता है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है और उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो करवाई जाती है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो चुका है। तो नोटरी सब चीजों को देखकर उसको नोटिंग जो है वो कर देता है ताकि प्रूफ रहे कि ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया है। फिर आता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है? देखो अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो ड्यू डेट से पहले ही जो है वो कर दी गई है ड्रॉई के द्वारा तो वो आपका रिटायरमेंट ऑफ अ बिल जो है वो कहलाता है। जैसे मान के चलिए जो ड्रॉई है उसे जो पेमेंट थी वो 3 महीनों के बाद जो है वो करनी थी, पर जो पेमेंट है उसने 2 महीनों के अंदर ही जो है वो कर दी, 1 महीने पहले ही जो है वो कर दी। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आप रिटायर्ड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहोगे। अब बात करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर। तो जो ड्रॉयर है उसके अंदर जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है, जब पेमेंट आते हैं, जब डिसऑनर होता है तो क्या क्या बिल ऑफ जर्नल एंट्री जो है वो पास की जाती है। तो सबसे पहले देखो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया जा रहा है, देखो अगर हम ड्रॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का यहाँ पर एसेट है और जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसे हमें डेबिट करना होता है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है और जो ड्रॉई अकाउंट है यानी कि जो गिवर है उसे आपको यहाँ पर जो है वो क्रेडिट कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ऑनर हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो ड्रॉई है वो मेच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट जो है वो कर देता है तो कैश या बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है जितने भी पैसे आपके पास आए और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना है क्योंकि अब आपको इसको कैंसिल करना है क्योंकि इसके पैसे आपके आपके पास आ चुके हैं। अगर डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है तो उस केस में देखो आपको फिर से ड्रॉई अकाउंट को डेबिट करना होगा क्योंकि अब सीए डेटर हो जाएगा क्योंकि इसने आपका पैसा वापस नहीं किया और बिल रिसीवेबल अकाउंट को आपको जो है वो क्रेडिट कर देना है। उसके बाद अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट किया जाता है बैंक के साथ तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? तो देखो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं उसे आपको डेबिट करना है। जैसे 50,000 रुपए का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज था तो 40,000 रुपये आपको पैसा मिला तो 40,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। और डिस्काउंट जितना डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट एक तरह का एक्सपेंस है तो 10,000 रुपये वो आपको लिख देना है और टोटल जो है इनका 50,000 रुपये वो आपको बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करके जो है वो लिख देना है। क्लियर है? उसके बाद अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया था फिर क्या आएगा? तो देखो जो क्रेडिटर है एंडोर्सी है जिसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर रहे हो उसे आपको डेबिट करना है, ठीक है। और जो बिल ऑफ रिसीवेबल अकाउंट है उसे आपको जो है वो क्रेडिट कर देना है, ओके। अब बात करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो जो ड्रॉई है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सी यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है वो पास की जाती है? सबसे पहले हम बात करेंगे द इशू ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया जाता है तब कौन सी यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है वो पास की जाती है? तो देखो ड्रॉयर अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है और बिल्स पेबल अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो ड्रॉय के लिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक तरीके से क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। और जो यहाँ पर रिसीवर है इस बिल ऑफ एक्सचेंज का वो ड्रॉयर है तो उसे ड्रॉयर अकाउंट को डेबिट कर देना है, यानी कि जैसे एबीसी कंपनी है उसे डेबिट कर देना है। उसके बाद है इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो बिल्स पेबल अकाउंट है उसे डेबिट करना होगा और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा क्योंकि इस टाइम में आपने पेमेंट जो है वो कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर प्रोमिसरी नोट्स। अब ये प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है? देखो प्रोमिसरी नोट एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि एक फ्यूचर डेट के ऊपर या फिर जब पे जो है वो डिमांड करेगा वो यहाँ पर सर्टन पेमेंट जो है वो कर देगा पे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा।
तो मान के चलिए यहाँ पर एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने एबीसी कंपनी से 50,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट पे जो है वो बाय की है, और इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अंदर इसने प्रॉमिस किया, किसी एबीसी कंपनी को प्रॉमिस किया कि भाई देखो मैंने आपसे 50,000 की गुड्स यहाँ पर बाय किए हैं, तो मैं आपको 3 महीनों के बाद जो है वो 50,000 पे जो है वो पे कर दूंगा। तो ये जो नोट है इसी को हम प्रॉमिसरी नोट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये एक रिटर्न प्रॉमिस होता है पे करने के लिए स्पेसिफाइड अमाउंट, जो कि यहाँ पर जो भी पे होता है उसे जो है वो पे किया जाता है। तो अब पार्टीज की अगर हम बात करें, दो पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट्स के अंदर, एक होता है मेकर और एक होता है पे। मेकर वो होता है जो कि यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट को बनाता है और प्रॉमिस करता है पेमेंट करने की। जैसे यहाँ पर ये जो एक्सवाइजेड कंपनी ये आपका मेकर है, क्योंकि इसी ने इस डॉक्यूमेंट को बनाया और यही प्रॉमिस करा है एबीसी कंपनी को कि हम आपको 50,000 पे जो है वो पे कर देंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर एक पेई। पेई वो बंदा होता है जिसे यहाँ पर पेमेंट मिलनी होती है। जैसे एबीसी कंपनी यहाँ पर क्या होगी, पेई होगी, जिससे यहाँ पर जो है वो प्रॉमिस नोट का पैसा जो है वो मिलेगा। तो दो पार्टीज होती है यहाँ पर प्रॉमिस नोट के अंदर। तो यहाँ पर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग और जो आपका प्रॉमिस नोट है उसका भी मीनिंग जो है वो समझ लिया है। अगर दोनों के बीच में हम डिफरेंस की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो सेलर होता है वो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है और वो ऑर्डर देता है पेमेंट करने के लिए ड्रॉई को, ठीक है, यानी कि बायर को। प्रॉमिसरी नोट के अंदर उल्टा होता है, जो बायर होता है वो इसे बनाता है और इसके अंदर वो प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो सेलर को जो है वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पे। और जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसके अंदर दो ही पार्टीज होती है, मेकर और पे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एग्रीमेंट इन विच वन पार्टी द ड्रॉयर ऑर्डर्स अनदर पार्टी द ड्रॉयर टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू पे एट अ फ्यूचर डेट और ऑन अ डिमांड, विच ऑफ दीज आर फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। पहला देखो, ए रिटन डॉक्यूमेंट एंड अनकंडीशनल ऑर्डर स्पेसिफाई द डेट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉयर। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, फटाफट से इसका आंसर बताइए। अभी हमने ये सभी फीचर्स को जो है वो डिस्कस किया था डिटेल में, तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, चौथा फीचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, सही है। अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, ये भी सही है। और पेमेंट की जो डेट है उसको स्पेसिफाई करता है, ये भी सही है। पर ये एक्सेप्ट किया था ड्रॉयर के द्वारा, ये गलत है, क्योंकि जो ड्रॉयर है वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है। एक्सेप्ट कौन करता है? एक्सेप्ट करता है ड्रॉई, इसीलिए ये आपका फीचर नहीं होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। उसके बाद देखो, कंपनी एबीसी मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्ड अ बैच ऑफ प्रोडक्ट वर्थ 10,000 टू कंपनी एक्सवाइजेड ऑन क्रेडिट टू सिक्योर द पेमेंट दे यूज्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिस ट्रांजैक्शन हु इज ड्रॉयर ड्रॉयर पे। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन ड्रॉयर है, कौन यहाँ पर ड्रॉई है और कौन यहाँ पर पे है। तो देखो, एबीसी कंपनी ने 10,000 की जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, वो एक्सवाइजेड कंपनी को क्रेडिट पे सेल किए हैं, ठीक है। तो एबीसी कंपनी कौन है? सेलर है। और जो एक्सवाइजेड कंपनी है वो है बायर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सेलर होता है वो हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, यानी कि एबीसी कंपनी यहाँ पर ड्रॉयर है। उसके बाद जो बायर है, ठीक है, वो ड्रॉई होता है हमेशा, क्योंकि उसे यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी होती है और ये एंडोर्समेंट नहीं की गई, तो ड्रॉयर जो है वही यहाँ पर पे भी होगा। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि कंपनी एबीसी जो है वो आपका ड्रॉयर है, कंपनी एक्सवाइजेड जो है वो ड्रॉई है, और जो कंपनी एबीसी है वही आपका यहाँ पर पे है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम एक केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि मेच्योरिटी डेट कैलकुलेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो हम टोटल 4 क्वेश्चन इस केस स्टडी के अंदर करेंगे, जिससे आपको हर तरह की जो बिल ऑफ एक्सचेंज की मेच्योरिटी डेट है उसको कैलकुलेट करना जो है वो आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 मार्च 2022 पेबल 3 months after date, the bill was accepted on 15th of April 2022 considering the days of grace, what will be the मेच्योरिटी डेट फॉर दिस बिल। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक आफ्टर डेट बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आफ्टर डेट बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि आपको इसकी जो मेच्योरिटी डेट है वो 1 मार्च से जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले आपको ड्यू डेट जो है वो निकालनी होगी। तो अगर आप 1 मार्च से कैलकुलेट करो तो 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून, 1 जून आपका बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आपका ड्यू डेट है। और अगर आपको मेच्योरिटी डेट निकालने जिस दिन एक्चुअली में पेमेंट की जाएगी, तो 3 दिन जो एक्स्ट्रा ग्रेस डेज के हैं वो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो 4 जून आपका यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सी, 4 जून आपका मेच्योरिटी डेट जो है
वो रहेगा। देखो आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस डिफिकल्टी क्या आती है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप का पता होना चाहिए और कैसे मैच्योरिटी डेट निकलती है वो भी आपको यहाँ पर पता जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस आफ्टर डेट वर्ड को छोड़ दोगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ये पता लगाओ कि ये किस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है और कितने टाइम बाद यहाँ पर इसकी पेमेंट की जाएगी। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 1 मार्च 2024 पेबल 3 months आफ्टर साइट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर साइट द बिल वाज एक्सेप्टेड ऑन 1 April 2024 कंसिडरिंग द 3 days ऑफ ग्रेस व्हाट विल द मैच्योरिटी डेट फॉर दिस बिल। तो देखो अगर ये आफ्टर साइट बिल ऑफ एक्सचेंज है यानी कि इसकी जो ड्यू डेट है, इसको जो ड्यू डेट है उस दिन से कैलकुलेट की जाएगी जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को जो एक्सेप्ट किया गया है ड्रॉई के द्वारा, यानी कि 1 April से आपको ड्यू डेट जो है वो निकालनी है और उसी डेट से आपको मेच्योरिटी डेट भी जो है वो निकालनी है। तो 1 April से अगर आप 3 मंथ्स यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करो तो ये 1 May, 1 June, 1 July हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 July हो जाएगा। उसके अंदर आप 3 डेज जो है वो ग्रेस डेज के ऐड कर दीजिए, 4 July आपका मेच्योरिटी डेट होगा, इस दिन जो है वो पेमेंट की जाएगी। तो ऑप्शन डी 4 July आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी 4 July इज आ करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है डेटेड 1 March 2024 पेबल आफ्टर 3 months the bill was accepted on 15th of April 2024 if the bill of exchange is after date find out the maturity date if the maturity date is a public holiday। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक आफ्टर बिल ऑफ एक्सचेंज है यानी कि जो ड्यू डेट है वो हमें 1 March से जो है वो कैलकुलेट करनी है, 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट होगी। तो ड्यू डेट अगर हम यहाँ पर निकालें 1 March से तो ये आपका आ जाएगा 1 April, 1 May और 1 June। तो ये आपका ड्यू डेट है। फिर इसके अंदर आपको 3 डी जो ग्रेस डेज के थे वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये आपका 4 June हो जाएगा, 1 June, ठीक है। तो ये आपका 4 June हो जाएगा। 4 June आपकी क्या है यहाँ पर मेच्योरिटी डेट है, ध्यान में रखना है, ये है मेच्योरिटी डेट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अगर मेच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलीडे है तो उस केस में पेमेंट कब होगी, मतलब उस केस में मेच्योरिटी डेट कब होगी। अगर 4 June हमारे यहाँ पे मेच्योरिटी डेट है और इस दिन एक पब्लिक हॉलीडे है तो पेमेंट कब की जाएगी, यानी कि अब हमारी मेच्योरिटी डेट कब होगी। तो देखो अगर मेच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, मेच्योरिटी डेट के दिन एक पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो उस केस में एक दिन पहले यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी। यानी कि अगर 4 June आपका मेच्योरिटी डेट है और मेच्योरिटी डेट एक पब्लिक हॉलीडे तो 3 June आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका मेच्योरिटी डेट जो है वो कहलाएगा। जैसे 15 अगस्त, 15 अगस्त एक पब्लिक हॉलीडे होता है, अगर 15 अगस्त को मेच्योरिटी डेट किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की आ जाती है तो एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त की पेमेंट 14 अगस्त को उसकी पेमेंट जो है वो की जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो 1 March 2024 को पेबल है आफ्टर 60 days। The bill was accepted on 15th of April 2024. If the bill of exchange is after such, find out the maturity date if the maturity date is an emergency holiday। तो क्या है कि यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आफ्टर साइड बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसकी मेच्योरिटी डेट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर जो मेच्योरिटी डेट है वो एक इमरजेंसी हॉलीडे है, ठीक है। तो ये आफ्टर साइड बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इसकी जो ड्यू डेट है वो 15th of April से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप 15th of April से यहाँ पर कैलकुलेट करो तो ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर डेज दिए हुए हैं और जब डेज दिए हुए तो आपको डेज ही काउंट करने होते हैं। तो अगर आप डेज काउंट कर रहे होते हैं तो जिस दिन ड्रॉ किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है उस दिन को छोड़ दीजिए, बाकी के दिन काउंट कर लीजिए। तो अप्रैल के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 डेज हो जाएंगे, मई के 31 डेज हो जाएंगे और रिमेनिंग के जो डेज हो गए जैसे आपका 14 जून 14 डेज जो है वो जून के हो जाएंगे। 14 जून जो है वो आपके 14 दिन आपके जून के हो जाएंगे। फिर से अगर इसका हम ऐड करें तो 15 + 31 + 14 तो ये आपका 60 जो है वो आ जाएगा। यानी कि जो ड्यू डेट है वो आपका यहाँ पर 14 है। कितना है 14 अब 3 दिन जो है वो ग्रेस डेज के ऐड कर दीजिए तो ये आपका 17 आ जाता है। और 17 अगर एक इमरजेंसी हॉलीडे मतलब कि अचानक से उस दिन छुट्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, जैसे कि भारत बंद हो गया, तो इस केस में जो पेमेंट है वो अगले दिन जो है वो की जाएगी क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। तो अगले दिन यानी कि 18 जून को आपका यहाँ पर मेच्योरिटी डेट जो है वो रहेगा। ध्यान में रखना है कि अगर पब्लिक हॉलीडे आती है तो एक दिन पहले पेमेंट की जाएगी और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आती है तो एक दिन बाद जो है वो पेमेंट की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करती है। पहले देखो इट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस इन बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये गलत है। देखो ये कॉमन प्रैक्टिस है बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर, हम अक्सर ऐसा करते हैं। इट रेफर्स द कैंसिलेशन ऑफ बिल आफ्टर इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये भी गलत है, ये कैंसिलेशन नहीं होता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एंडोर्समेंट के अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो पेमेंट को रिसीव करने का जो राइट है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद इट इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट मेड बाय एक्सेप्टेड फॉर द बिल, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है वो डिफाइन कर रहा है। अब बात करें राहुल एंड इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज worth 6,000 on Rohan, local retailer to settle transaction. However, Rahul needed funds for urgent business expansion, so he endorsed the bill to Kamal, who will be the payee of the bill after the endorsement. तो यहाँ पर एंडोर्समेंट की गई है। तो हुआ क्या है कि राहुल ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज रोहन पे जो है वो ड्रॉ किया है। तो राहुल कौन है, ड्रॉयर है, और रोहन कौन है, ड्रॉई है। ठीक है, अब इसको राहुल को जल्दी से जल्दी फंड्स की जरूरत थी, तो उसने यहाँ पर जो है इस बिल को एंडोर्स कर दिया कमल को, ताकि उसे जल्दी से जल्दी फंड जो है वो मिल सके। अब इस केस में पेई कौन रहेगा इस एंडोर्समेंट के बाद, तो ऑप्शन ए कमल रहेगा, ऑप्शन बी राहुल रहेगा, ऑप्शन सी साहिल रहेगा, ऑप्शन डी रोहन रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि आपका जो पेई होगा वो इस एंडोर्समेंट के बाद कौन होगा। पहले तो राहुल ही पेई था, पर अब क्योंकि एंडोर्समेंट कर दी गई है, तो इस केस में जो कमल होगा वो आपका यहाँ पर पे होगा, क्योंकि अब इसके पास राइट है पेमेंट को रिसीव करने का। ठीक है, उसके बाद देखो व्हेन एन एक्सेप्टर रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द होल्डर ऑफ बिल इट्स मेच्योरिटी इज कॉल्ड। अगर जो एक्सेप्टर है यानी कि जो ड्रॉई है वो मेच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है जो भी लिखी हुई है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे, डिसऑनर्ड बिल, रिटायर्ड बिल, ऑनर्ड बिल या फिर इंडोर्स बिल। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डिसऑनर्ड बिल इज अ करेक्ट आंसर। डिसऑनर्ड बिल इज अ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बिल डिस्काउंटिंग। अगर यहाँ पर बिल डिस्काउंटिंग की जाती है, बिल डिस्काउंटिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया था। अगर बिल डिस्काउंटिंग की जाती है तो उसमें मेनली कौन सा रिस्क एसोसिएटेड होता है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क या फिर लीगल रिस्क। फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो ये बेसिकली यहाँ पर रिस्क की टाइप है। तो अगर हम इनको समझ लें, मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसकी वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो आपका मार्केट रिस्क होगा। ऑपरेशनल रिस्क मतलब कि अगर आप अपने इंटरनल ऑपरेशन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसकी वजह से जो रिस्क होने के चांसेस होते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि अगर जो बॉर्बर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट कर दे और उसकी वजह से लेंडर को जो लॉस हो, लॉस होने के जो चांसेस हो, वो आपका क्रेडिट रिस्क होता है। और लीगल रिस्क क्या होता है कि अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करते हो तो आपको कितना यहाँ पर लॉस होने के चांसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क इज अ करेक्ट आंसर। जब बिल डिस्काउंटिंग की जाती है ना, तो जो बैंक्स होते हैं जो बिल को डिस्काउंट करते हैं वो एक तरीके से लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के होल्डर्स को। ठीक है, तो अगर ड्रॉई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली लॉस किसका होने वाला है, बैंक का जो है वो होने वाला है, यानी कि वो क्रेडिट रिस्क जो है वो फेस करे। हालांकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ऐसा होता है कि अगर बाई चांस ड्रॉई पेमेंट ना करे तो जो बैंक है वो, जो आपका ड्रॉयर था उससे अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकती है। पर हो सकता है ना कि तब तक जो ड्रॉयर है वो भी कहीं भाग जाए या फिर वो पेमेंट ना करे या फिर बैंक करप्ट हो जाए, तो यहाँ पर बैंक को क्रेडिट रिस्क जो है फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पर, मिस्टर अमन ड्राज अ बिल ऑन मिस्टर रमन फॉर 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2024 for 3 months on 1 May 2024. Aman got the bill discounted at the rate of 10% per annum. The amount of discount will be, तो हमें यहाँ पर जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो जो है वो बेसिकली कैलकुलेट करनी। तो ध्यान में रखना है कि जो मिस्टर अमन है उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज को सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही अपने पास होल्ड करके रखा है और उसके बाद ही उन्होंने उसको जो है वो डिस्काउंट करवा लिया, यानी कि 2 महीने पहले, मेच्योरिटी से 2 महीने पहले ही उन्होंने डिस्काउंट जो है वो करवा लिया है। तो बैंक जब डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट करेगा वो बेसिकली 2 महीनों का ही यहाँ पर डिस्काउंट चार्जेस जो है डिडक्ट करेगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो पहले आपको ना 1 साल का जो डिस्काउंट है वो निकालना पड़ेगा। तो 1 लाख का अगर आप 10% निकालो, 1 लाख का अगर आप 10% निकालो तो वो आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 10,000 पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 10,000 पे आ जाएगा।
उसके बाद ना आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों का यहाँ पर निकालना है। तो आपको क्या करना है, ये जो 1 साल का जो इंटरेस्ट है यानी कि डिस्काउंट है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देना 12 के साथ, क्योंकि हमें 2 महीनों का निकालना है और जो टोटल मंथ्स होते हैं 1 साल के अंदर वो 12 होते हैं। तो 10,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और डिवाइड कर देना है 12 के साथ। तो ये आपका लगभग 166 जो है वो आ जाएगा। तो अगर आप इसे राउंड अप करेंगे तो 1667 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपकी यहाँ पे जो है वो डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो रहेगी। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो टॉपिक था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, उनको डिटेल में समझा और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो एक बैंक है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करता है, कैसे यहाँ पर जो है वो अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है वो वाउचर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर वाउचर का मीनिंग समझेंगे। वाउचर बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी आप बैंक के अंदर जाते हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो आपको ना एक यहाँ पर स्लिप जो है या फिर डॉक्यूमेंट जो है वो पहले फिल करना पड़ता है। जैसे आप अगर यहाँ पर डिपॉजिट करवा रहे हो तो वहां पर एक डिपॉजिट स्लिप होती है जिसके अंदर आपको अपना अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करवा रहे हो, कितने नोट्स हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स जो है वो देनी पड़ती है, अपना साइन भी जो है वो करना पड़ता है। तो ये जो स्लिप्स होती है ना, इन्हीं को हम बेसिकली वाउचर्स कहते हैं। अब ये जो वाउचर्स है वो बेसिकली क्या काम करते हैं, तो देखो पहला काम तो ये है कि ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में बैंक की हेल्प करते हैं, साथ के साथ ट्रांजेक्शन होने का ये प्रूफ भी होते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे अगर हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं, तो ये जो स्लिप है वो एक प्रूफ का काम करेगी कि 10,000 रुपये ही यहाँ पर डिपॉजिट करवाए। जैसे अगर मान के चले डिपॉजिटर कभी आता है और कहता है कि मैंने तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए थे, तो बैंक के पास वो स्लिप होगी जिसके अंदर दिखाकर वो कह सकता है कि नहीं नहीं 10,000 रुपये ही डिपॉजिट करवाए थे। अगर बैंक ने मान के चले 1,000 रुपये डिपॉजिट करवाए तो आपके पास भी प्रूफ होगा कि मैंने 10,000 रुपये करवाए, क्योंकि जब वो स्लिप आप देते हो तो स्लिप का एक हिस्सा बैंक अपने पास रख लेता है और एक हिस्सा वो आपको दे देता है। तो वो वाउचर का एक डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट का काम करता है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर हम वाउचर्स की बात करें तो बैंक के अंदर मेनली 3 टाइप्स के वाउचर जो है वो यूज किए जाते हैं। एक डेबिट वाउचर होता है, एक क्रेडिट वाउचर होता है और एक हमारा कंपोजिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर का यूज तब किया जाता है जब हम बैंक से फंड्स को विड्रॉ करवाते हैं, जब हम अपने अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं तो उस केस में डेबिट वाउचर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक कस्टमर है, ठीक है, उसका एक सेविंग अकाउंट है बैंक के अंदर, तो उसने सेविंग अकाउंट में से 10,000 निकालने के लिए एक यहाँ पर स्लिप भरकर बैंक को जो है वो दे दिया। तो ये जो स्लिप है ये आपका डेबिट वाउचर जो है वो कहलाता है। अब इसे डेबिट वाउचर क्यों कहा जाता है, तो नॉर्मली देखो जब भी हम एक बैंक से फंड्स को विड्रॉ करवाते हैं तो उस केस में जो बैंक है वो आपके अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। जैसे आपने 10,000 रुपये अगर विड्रॉ करवाए तो बैंक आपके अकाउंट को 10,000 रुपये से डेबिट जो है वो कर देगा। ठीक है, तो आपके अकाउंट को डेबिट करने के लिए बैंक बेसिकली डेबिट वाउचर का यूज जो है वो करता है। तो आप देख सकते हो डेबिट वाउचर क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसको यहाँ पर बैंकिंग के अंदर यूज किया जाता है एक अकाउंट के अंदर फंड्स को डेबिट करने के लिए। अगर आप फंड्स को डेबिट कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट वाउचर का यूज जो है वो करते हैं। तो टिपिकली ये जो डेबिट वाउचर है वो कस्टमर अपने अकाउंट्स में से मनी या फिर फंड्स को विड्रॉ करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डेबिट वाउचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखो कस्टमर इशू चेक्स। अगर कोई कस्टमर है उसने कोई चेक इशू किया, देखो जब एक कस्टमर चेक इशू करता है तो बेसिकली बैंक को उस चेक की पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है, और पेमेंट कर रहा है तो कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकलकर पे के अकाउंट में जा रहे हैं, तो उस केस में कस्टमर के अकाउंट को डेबिट जो है वो करना पड़ेगा जिसने यहाँ पर चेक को इशू किया है। तो ये डेबिट वाउचर होगा एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद बैंक इशूज अ चेक एंड पे ऑर्डर। अगर आपने बैंक को रिक्वेस्ट किया कि आप चेक इशू कर दीजिए, पे ऑर्डर इशू कर दीजिए, तब भी ये भी आपका डेबिट वाउचर होगा क्योंकि इनसे भी आपका अकाउंट जो है वो डेबिट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलो कोई ब्रांच है जिसका जो ड्राफ्ट है वो इस ब्रांच के अंदर जो है वो पेबल है, जैसे ए ब्रांच है बी ब्रांच है, तो आपका जो अकाउंट है वो बी ब्रांच के अंदर है, तो ए ब्रांच के अंदर आपने कोई ड्राफ्ट जो है वो बनाया था और वो पेबल है बी ब्रांच के अंदर, यानी कि बी ब्रांच को उसकी पेमेंट करनी है, तो बी ब्रांच पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो ये भी आपका डेबिट वाउचर जो है वो कहलाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर ब्रांच ने इट सेल्फ कोई ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर इशू किया था पर वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है, तो ये भी आपका यहाँ पर डेबिट वाउचर ही जो है वो कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई
पे ऑर्डर या फिर ड्राफ्ट था वो कैंसिल कर दिया गया, तो ये भी आपका डेबिट वाउचर में ही आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, देखो जब हम बैंक के अंदर अपने अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो हम स्लिप भरते हैं वो आपका क्रेडिट वाउचर जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब इसे क्रेडिट वाउचर क्यों कहा जाता है, तो देखो जब हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं अपने अकाउंट के अंदर तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। ठीक है, तो जो भी फंड्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए बैंक जो वाउचर यूज करता है वो वाउचर आपका क्रेडिट वाउचर जो है वो कहलाता है। फिर बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर के यहाँ पर टाइप्स क्या है, तो सबसे पहले देखो अगर आपने अपने अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, फंड डिपॉजिट करवाई है और उसके लिए आपने कोई स्लिप भरी है तो वो आपका क्रेडिट वाउचर कहलाएगा। उसके बाद अगर कस्टमर ने यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन सबमिट की है, जैसे कि टर्म डिपॉजिट करवाना है, उसे डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना है या फिर आरटीजीएस या फिर नेफ्ट करवाना है, ध्यान में रखना है कि जब आप पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक के अंदर आरटीजीएस और नेफ्ट करवाने के लिए ताकि आप अपने पैसे को किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सको, तो उस केस में पहले आपके अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। पहले आपके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, फिर उसके बाद उसको आरटीजीएस और नेफ्ट जो है वो किया जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो, पैसे डिपॉजिट करवा रहे हो कि आरटीजीएस नेफ्ट कर दे, तो वो जो वाउचर है वो आपका क्रेडिट वाउचर ही कहलाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये फंड ट्रांसफर हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट वाउचर कैसे, देखो अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वो आपका क्रेडिट वाउचर ही कहलाएगा। उसके बाद देखो जो भी चालान है, जैसे अगर आपको देखो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे अगर आप मान के चलिए सरकारी कॉलेजेस में पढ़ते हो, आपको एग्जाम फीस पे करनी है या फिर कोई टैक्स पे करना है जैसे जीएसटी, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बैंक के थ्रू जो है वो पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, चालान के थ्रू आप चालान का यूज करते हो, पहले फंड्स को अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हो, फिर बैंक उस अकाउंट से पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट या फिर कोई भी एंटिटी हो जिसको आपको पेमेंट करनी है वो जो है वो कर देता है। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पर क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर जो है वो कहलाते हैं। तो हमने दो इंपॉर्टेंट वाउचर, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर के बारे में जो है वो पढ़ लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, फटाफट से बताइए। ऑल इज क्लियर। फिर आता है आपका यहाँ पर कंपोजिट वाउचर। ठीक है, अब ये कंपोजिट वाउचर क्या होता है, देखो अभी तक हमने जो डेबिट और क्रेडिट वाउचर के बारे में पढ़ा ना, वहां पर डेबिट वाउचर के अंदर सिर्फ डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड के अंदर सिर्फ क्रेडिट साइड होती है। पर कंपोजिट वाउचर एक खास तरह का वाउचर होता है जिसके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज दोनों ही जो है वो देखने को मिल जाती है, यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट को यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं वो यहाँ पर कंपोजिट वाउचर का यूज अपने जो इंटरनल अकाउंट्स होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए या फिर अगर उनसे कोई गलती हो गई होती है तो उसको ठीक करने के लिए यूज जो है वो करते हैं, यानी कि कस्टमर का इस वाउचर से कुछ भी लेना देना जो है वो नहीं रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर कोई सेविंग अकाउंट है वो अगर गलती से जर्नल लेजर में डेबिट हो गया है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट बाय मिस्टेक, तो उस केस में कंपोजिट वाउचर का यूज किया जाएगा जिसके अंदर जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसे डेबिट किया जाएगा और जो सेविंग अकाउंट है उसे यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन को ठीक करने के लिए, इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम कंपोजिट वाउचर का यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बैंक स्लिप सिस्टम। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग सिस्टम बैंकों के अंदर फॉलो किया जाता है उसके क्या फीचर्स हैं वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम नॉर्मल नॉर्मल कंपनीज की बात करें, नॉर्मल कंपनीज की बात करें तो वो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो देखो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं पहले वो उन्हें जर्नल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर उन जर्नल से उन एंट्रीज को वो लेजर अकाउंट के अंदर जो है वो पोस्ट करते हैं। ये सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस होता है, पर बैंक के अंदर ऐसा नहीं होता है। बैंक के अंदर क्या होता है कि जो स्लिप्स बैंक को भर कर देते हो, बैंक उस स्लिप से डायरेक्टली जो है आपके जो पर्सनल लेजर अकाउंट्स होते हैं उसके अंदर जो है वो एंट्री कर देते हैं। मतलब आपने स्लिप दी तो आपके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसके अंदर डायरेक्टली जो है वो एंट्री पास कर दी जाएगी, यानी कि कोई भी जर्नल वगैरह यहाँ पे जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है। तो जो वाउचर्स हम सबमिट करवाते हैं बैंक के पास, उन वाउचर से डायरेक्टली जो है वो पर्सनल लेजर के अंदर जो है वो एंट्री कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एंट्रीज पास की जाती है पर्सनल लेजर के अंदर, ठीक है, तो हम
हर दिन इन पर्सनल लेजर की एक समरी जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और ये जो समरी है वो कंट्रोल अकाउंट्स में जो है वो पोस्ट की जाती है जर्नल लेजर के अंदर। ठीक है, फिर इस जर्नल लेजर से हम एक ट्रायल बैलेंस जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि बैंकों के अंदर जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हर दिन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। मतलब कि नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं उनके केस में क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद, जैसे फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, पर बैंकों में ऐसा नहीं होता। बैंकों में हर दिन जो है वो ट्रायल बैलेंस को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो भी एंट्रीज होती है पर्सनल लेजर के अंदर, समरी शीट के अंदर, इसको चेक किया जाता है। और एक मैं आपको खासियत बताता हूँ चेकिंग कैसे की जाती है। जिस पर्सन ने एंट्री पास की है वो कभी भी उन ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर ए पर्सन है, उसने पर्सनल लेजर अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज को पास किया और समरी शीट्स प्रिपेयर किए, तो ट्रांजेक्शन को चेक करने का काम ए कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये करेगा तो अगर इसने कोई फ्रॉड किया होगा तो वो उसे छुपा लेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जो एंट्रीज होते हैं उसको नॉर्मली कोई और बंदा जो है वो चेक करता है। ठीक है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं जो कि यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं बैंकों के अंदर। तो बैंकों का अकाउंटिंग सिस्टम इस तरीके से जो है वो काम करता है, और इसीलिए बैंकों के अकाउंटिंग सिस्टम को हम स्लिप सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो स्लिप्स के थ्रू जो है वो कर दिया जाता है। तो डायरेक्टली जो स्लिप्स हम सबमिट करवाते हैं उस स्लिप से जो एंट्री वो आपके पर्सनल लेजर अकाउंट्स में की जाती है। फिर पर्सनल लेजर अकाउंट से समरी शीट प्रिपेयर की जाती है, फिर उसको पोस्ट किया जाता है कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर, जनरल लेजर के अंदर। फिर उससे ट्रायल बैलेंस हर दिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उससे हाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इन ट्रांजेक्शन को चेकिंग जो है वो की जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप हैं वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDN। तो इस कूपन कोड का यूज करके आप फटाफट से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और ध्यान में रखना है कि ये जो कूपन कोड है वो बेसिकली हमारे जो कॉम्बो कोर्सेज होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको कॉम्बो कोर्सेज को बाय करते वक्त ही इस कूपन कोड का यूज है वो करना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे जो है वो ओवर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी यहाँ पर एएफएम की न्यू फ्रेश लाइव सेशन जो है वो चल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हर दिन 7 बजे हमारे यहाँ पर लाइव क्लास जो है वो रहती है। तो अगर आप एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको इन लाइव सेशन को ज़रूर रेगुलर बेसिस पे जो है वो अटेंड करना है। अगर आपने अभी तक कोई क्लास को अगर मिस कर दिया, आप अटेंड नहीं कर पाए हो, तो आपको जो पूरी वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार उन क्लासेस को जाकर भी एक बार ज़रूर यहाँ पर गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा। उसके अंदर भी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है। और ऐसे ही हमारे ऑल लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले जो है वो मिल सके। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन सही से करना चाहते हो तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। तो इसको बिल्कुल भी आपको मिस जो है वो नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।